गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी का वेलकम है आज के शानदार पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बॉडी का हर एक सेल के अंदर एक क्लॉक चलती है जो डिसाइड करती है कि आपका सेल कब डिवाइड करेगा, कब अपना कॉपी बनाएगा, ठीक है, और कब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, कब सेल ऑर्गेनल्स वगैरह डुप्लीकेट करेगा। अगर ये क्लॉक एक सेकंड के लिए भी गलती कर दिया जिसके वजह से डेंजरस कैंसर जैसा डिजीज हो सकता है, तो आखिरकार ये मिस्टीरियस प्रोसेस है क्या? तो बच्चों, आज के सेशन में हम इसी मिस्टीरियस प्रोसेस को खुलासा करेंगे, ठीक है, यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर को कंप्लीटली बारीकी से एक एक चीज़ को रिकॉल करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को हेडफोन में सुनेंगे ताकि आपको अच्छे तरीक़ा से सारा चीज़ क्लियरली मालूम पड़े, कहीं पर इधर उधर फोकस ना हो, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीक़ा से एक्टिव रिकॉल जैसा सेशन है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप सभी को ले चलते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के चैप्टर के सफ़र पर, ठीक है बच्चों। तो अगर आपसे मैं इस चैप्टर के बारे में चर्चा करूं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जितना भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेल से मिलकर के बना हुआ है, सिंगल सेल से मिलकर के बना हुआ है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। यानी कि एक मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट जब फ्यूज़ करता है, इस प्रोसेस को बच्चों फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तब जाकर के एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वही जाइगोट बार बार डिवाइड करके एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करने का काम करता है, ठीक है बच्चों। अगर मैं सेल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूं तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसका नेचर है कि वो कंटिन्यूसली क्या करेगा बच्चों? ग्रो करता रहता है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिरकार सेल डिवाइड ही क्यों करता है? क्या ज़रूरी है सेल को डिवाइड करने का? क्या ज़रूरी है? तो सोचो, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली क्या करता है बच्चों? ग्रो करता रहता है, जिसके वजह से सेल का साइज भी ग्रो हो जाता है और अल्टीमेटली न्यूक्लियस का साइज छोटा रह जाता है, जिसके वजह से सेल का साइज ग्रोथ होना और न्यूक्लियस का साइज छोटे होने की वजह से न्यूक्लियस बड़े साइज के सेल को क्या नहीं कर पाता है? कंट्रोल नहीं कर पाता है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस को हम लोग कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही न्यूक्लियस और एक सिग्नल भेजता है सेल को डिवाइड करने के लिए। इसी वजह से क्या होता है बच्चों? सेल का डिवीज़न होता है ताकि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिस्टोर हो सके। बात समझ में आ गया? यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करें तो सेल साइकिल के अंदर छोटा छोटा कुछ इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से इवेंट होते हैं? तो सबसे पहला इवेंट होता है बच्चों सेल का ग्रोथ होना। सबसे पहला सेल का ग्रोथ हुआ। दूसरी बात, जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उसका डुप्लीकेशन होना या फिर रेप्लिकेशन होना बोल सकते हैं। थर्ड चीज़ होता है बच्चों डीएनए का रेप्लिकेशन होना। और फोर्थ सेल का डिवीज़न होता है। और अभी जो भी मैंने इवेंट बताए हैं सेल साइकिल का, ये इवेंट रेंडमली नहीं होता है। हर एक इवेंट हाईली रेगुलेटेड मैनर में होता है बच्चों। और ये हाईली रेगुलेटेड मैनर में किसके वजह से होता है? तो कुछ प्रोटीन है जैसे साइक्लिक प्रोटीन और साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेस प्रोटीन की वजह से ये हाईली रेगुलेटेड मैनर में होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग सेल का डिवीज़न का ड्यूरेशन बच्चों अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे अगर हम बात करेंगे ई कोलाई का, जो कि एक बैक्टीरिया है, उसका सेल 20 मिनट्स के अंदर डिवाइड कर जाता है। अगर हम बात करेंगे ईस्ट के बारे में, जो कि एक फंगस है,
वो 90 मिनट के अंदर डिवाइड करता है। तो अब ये देखा क्या, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग सेल का डिवीजन का ड्यूरेशन क्या है, डिफरेंट है। इवन सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग सेल का डिवीजन का ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। जैसे अगर हम बात करेंगे ह्यूमन के चीक सेल के बारे में तो वो 24 आवर्स में बच्चों डिवाइड कर जाता है। वहीं अगर हम बात कर ले स्टोमक के सेल के बारे में तो वो लगभग 3.5 से 4 दिन में बच्चों क्या करता है, डिवाइड करता है। कुछ ऐसे भी सेल्स है जो अल्टीमेटली कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे आपका हार्ट का सेल्स हो गया और नर्व सेल्स हो गया, ये कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हमने बताया आपको सेल साइकिल के बारे में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल का 2 फेज होता है। सबसे पहला फेज होता है बच्चों इंटरफेज। इंटरफेज किसको बोलते हैं, इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं या फिर प्रिपरेटरी फेज के भी नाम से जानते हैं। क्यों, वो इसलिए क्योंकि सेल डिवीजन से पहले कुछ चीज़ें प्रिपेयर होती है, वो इंटरफेज के अंदर ही होती है और इसीलिए इंटरफेज में 95% से भी ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों। इंटरफेज का भी 3 अलग सब पार्ट्स है, सब फेज है, जिसमें से पहला फेज है गैप 1 फेज, जिसको हम लोग G1 फेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है आपको बच्चों S फेज, जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड होता है बच्चों माइटोसिस, कोई दिक्कत नहीं है। माइटोसिस को हम लोग मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलते हैं और इसी फेज के अंदर एक्चुअल सेल डिवीजन बच्चों देखने को मिलता है। लेस देन 5% टाइम लगता है बच्चों किसके अंदर, माइटोसिस के अंदर। ठीक है, और माइटोसिस फर्दर डिवाइड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें हम लोग न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं, और सेकेंड होता है साइटोकाइनेसिस, जिसके हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिटेल में जानते हैं इंटरफेज के बारे में। तो इंटरफेज में सबसे पहला सब फेज क्या था बच्चों, G1 फेज यानी कि गैप 1 फेज। तो गैप 1 फेज में क्या होता है, मैक्सिमम सेल का ग्रोथ गैप 1 फेज में देखने को मिलता है। सेकेंड चीज़, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स भी G1 फेज में क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। थर्ड चीज़, यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो अल्टीमेटली एमिनो एसिड का भी फॉर्मेशन होगा और आरएनए का भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि आरएनए और एमिनो एसिड मिल करके ही प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, एटीपी का भी फॉर्मेशन बच्चों G1 फेज में होता है। यहीं पर आपका समाप्त होता है G1 फेज। आगे बात करते हैं हम लोग सिंथेसिस फेज के बारे में। सिंथेसिस फेज यानी कि S फेज में बच्चों डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए का कंटेंट क्या होता है, डबल होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी सेम ही होता है। दूसरा चीज़, हिस्टोन प्रोटीन का भी इसमें फॉर्मेशन होता है या फिर सिंथेसिस आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चीज़, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोजोम का भी यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर सिंथेसिस किया जाता है। आगे बात करते हैं G2 फेज के बारे में। तो बच्चों G2 फेज में सेल का ग्रोथ देखने को मिलता है। दूसरा चीज़, रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये भी इसके अंदर क्या करता है, रेप्लिकेट करने का काम करता है। और थर्ड चीज़, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली लगभग ट्यूबुलिन प्रोटीन का इसके अंदर फॉर्मेशन होता है। तो यहीं पर समाप्त होता है आपका इंटरफेज। एक और फेज है जिसको बोलते हैं G0 फेज या फिर क्वेसेंट स्टेज के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या होता है, तो जब G1 फेज को छोड़ करके बच्चों कुछ सेल्स इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन डिवाइड नहीं करता है। किस फेज में, G0 फेज में। अगर बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज होता है सेल्स में, ठीक है, रिक्वायरमेंट पड़ता है डिवीज़न का, तो वो सेल्स G0 फेज को छोड़ करके फिर से एंटर करता है G1 फेज में और फर्दर डिवीज़न करना स्टार्ट कर देता है।
कुछ सेल्स ऐसे भी है जो परमानेंटली जीनोट स्टेज में पहुंच गए हैं, जैसे आपका हार्ट का सेल्स हो गया और नर्व का सेल्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इक्वल होता है डॉटर सेल्स में एज कंपेयर टू पेरेंट सेल्स। माइटोसिस फर्दर डिवाइड है बच्चों 2 पार्ट में, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या है? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम लोग, कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है, और काइनेसिस का मतलब डिवीज़न। इसमें हम लोग न्यूक्लियस का डिवीज़न करते हैं। इसका भी अलग अलग फेज है जिसको हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे, पीमेट यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज में जो सेंट्रियोल्स का सिंथेसिस हुआ था इस फेज में, वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देता है। सेकेंड चीज़, जो नया डीएनए रेप्लिकेट किया था उसमें और ओल्ड डीएनए में अभी भी कोई अंतर नहीं है, दोनों इंटरवाइंड होता है, अनटेंगल्ड रहता है। डीएनए या फिर क्रोमोजोम्स यहाँ पर क्या होता है? कंडेंसेशन करना स्टार्ट कर देता है बच्चों, ठीक है। ये बात आपको बताया है अर्ली प्रोफेज का। जब लेट प्रोफेज होता है उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सब क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है। फिर आपका स्टार्ट होता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्रोमोजोम्स कंप्लीटली क्या हो जाता है? कंडेंस्ड हो जाता है। दूसरी चीज़, सेंट्रियोल्स आपका अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाता है, ठीक है, और यहीं पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच करता है काइनेटोकोर से, ठीक है। फिर इक्वेटोरियल प्लेट का भी फॉर्मेशन बेसिकली आपको देखने को मिलता है मेटाफेज के अंदर, और इसी फेज के अंदर आप क्रोमोजोम्स को मॉर्फोलॉजिकली अच्छा से स्टडी कर सकते हैं, उसका नंबर और उसको स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं मेटाफेज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला फेज है आपका एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और क्रोमेटिड सेपरेट होकर के अलग अलग पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देता है बच्चों, ठीक है। और यही क्रोमेटिड फ्यूचर न्यूक्लियाई का फ्यूचर या फिर बोल सकते हैं डॉटर क्रोमोजोम्स होता है। डन है। अगला फेज है बच्चों, क्या क्या पढ़ लिए? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और अगला क्या है? टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्रोमोजोम्स फिर से डीकंडेंस हो जाता है, अपना आइडेंटिटी को लूज कर देता है, ठीक है। और जो चीज़ डिसअपीयर हुआ था प्रोफेज के अंदर, वो चीज़ फिर से रीअपीयर हो जाता है टीलोफेज में, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं, गोल्जी एपरेटस, ये फिर से क्या होता है बच्चों? रीअपीयर हो जाता है। तो अभी आपको हम बता दिए हैं इंटरफेस के बारे में और माइटोसिस के बारे में। अब आपको बताते हैं माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है। लेकिन इससे पहले हमने अभी सिर्फ ख़त्म किया है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस अभी भी बाकी है। तो अगर हम बात करेंगे एनिमल सेल के अंदर, तो आपको पता है एनिमल सेल का सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए अंदर की तरह ये फरो बनाता है। एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरह क्या करता है? फरो बनाता है, इसलिए इसको सेंट्रीपीटल बोलते हैं, ठीक है, और तब जाकर के डिवाइड करता है। दूसरी चीज़, अगर हम प्लांट सेल के बारे में चर्चा करें तो प्लांट सेल के बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं सेल वॉल, और सेल वॉल को होने की वजह से ये क्या नहीं हो सकता है? मूव नहीं कर सकता, इसलिए बीच से ही, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका, गोल्जी एपरेटस हो गया, इसके फ्रेगमेंट से बीच से ही क्या होता है? सेंटर से लेकर के आउटर बाहर आना स्टार्ट होता है और एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है।
तब जा करके बेसिकली सेल साइट यानी कि साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है, इसीलिए इसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। अगर मान के चलिए कि कैरियोकाइनेसिस हो गया है और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, तो ये कंडीशन दो चीज़ों में देखने को मिलता है। पहला चीज़ एंडोस्पोर ऑफ लिक्विड कोकोनट हो गया बच्चों, जिसको हम लोग सिनसिटियम बोलते हैं, और फंगस के अंदर देखने को मिलता है जिसको हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। डन है बात। अब आगे हम चर्चा कर सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। तो बच्चों सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो पहला बात, जितना भी एनिमल्स के अंदर डिप्लॉयड सेल्स है सभी के सभी माइटोसिस करता है, एक्सेप्ट, याद रखना एक्सेप्शन आपका क्या है, मेल बी, जिसको हम लोग ड्रोन के नाम से जानते हैं, वो हैप्लॉयड होता है और वो भी माइटोसिस परफॉर्म करता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर बार चर्चा करेंगे तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों माइटोसिस परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइटोसिस से क्या होगा बच्चों, अगर मान के चलिए कि आपके बॉडी में एक्सीडेंटली कोई डैमेज आ जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके फिर से डैमेज सेल को रिप्लेस करने का काम करता है। ये भी आपका माइटोसिस के वजह से ही होता है। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी माइटोसिस की वजह से होता है। स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि सेल के ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा था, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसको भी रिस्टोर करने का काम होता है माइटोसिस की वजह से। प्लांट अपने पूरे लाइफ में क्या करता है बच्चों, ग्रोथ करता है, तो प्लांट का ग्रोथ भी यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीज़न भी माइटोसिस के वजह से ही होता है। जैसे में एपिकल मेरिस्टेम को देखने को मिलता है, लेटरल मेरिस्टेम देखने को मिलता है, ये भी माइटोसिस के वजह से ही होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है माइटोसिस। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, डैट इज़ मियोसिस। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं। मियोसिस आपका होता है रिडक्शनल डिवीज़न। रिडक्शनल डिवीज़न क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और डॉटर सेल्स के अंदर एज कंपेयर टू पेरेंट सेल्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड टू हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। इसीलिए हैप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस कभी भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि अब बात करते हैं मियोसिस के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो बच्चों हैप्लॉयड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस के अंदर। दूसरा चीज़, जनरेशन आफ्टर जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कांस्टेंट होता है, मियोसिस के वजह से ही ऐसा देखने को मिलता है। और मियोसिस के वजह से ही ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन से अडेप्टेबिलिटी आता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल का चांसेस क्या होता है बच्चों, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है आपका इवोल्यूशन में। बात पकड़ में आ गया, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर भी कि किस तरीक़ा से मियोसिस का प्रोसेस होता है बच्चों। तो जिस तरीक़ा से हम लोग पढ़े हैं माइटोसिस के अंदर सबसे पहले इंटरफेज आया था, उसी तरीक़े से मियोसिस के अंदर भी सबसे पहले आता है आपका इंटरफेज। तो जस्ट माइटोसिस की तरह ही यहाँ पर मियोसिस में भी इंटरफेज होता है। याद रखना बच्चों, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है, किसमें, सिंथेसिस फेज में या फिर एस फेज में, लेकिन सेल का डिवीज़न 2 बार होता है, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में हाफ हो जाता है। डन है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग मियोसिस फर्स्ट, जिसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस 2 के बारे में। ठीक है, साइटोकाइनेसिस फिर मियोसिस 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं, तो मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस के पहला फेज़ क्या आता है, प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 का अलग अलग 5 सब पार्ट्स है। ठीक है, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ला जरा पानी दे दे। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो लेप्टोटीन में क्या होता है बच्चों, तो लेप्टोटीन में सबसे पहली बात, यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए
कंडेंस करना शुरू हो जाता है। उस डीएनए को या फिर उस क्रोमोसोम्स को आप लाइट माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा, विजिबल होगा। फिर से यहाँ पर भी सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देता है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो रहा था किसका, लेप्टोटीन का। अगर हम बात करेंगे जाइगोटीन के बारे में, तो जाइगोटीन में क्या होता है, प्रोटेनेशियस ग्लू होता है जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को एक साथ अटैच कर देता है, जिसके वजह से साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बाइवेलेंट या फिर टेट्राड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये कंडीशन किस में देखने को मिल रहा है, जाइगोटीन में देखने को मिल रहा है। अगला है आपका पेकाइटिन। पेकाइटिन के अंदर यही साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और क्लियर या फिर ये बोल सकते हैं कि टेट्राड और क्लियर विजिबल दिखता है। और पेकाइटिन के अंदर आपको क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा था बच्चों, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो रहा होता है, ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू पेकाइटिन, एज कम्पेयर टू लेप्टोटीन और जाइगोटीन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग डिप्लोटीन के बारे में। तो बच्चों डिप्लोटीन में सबसे पहले तो आपका ब्रेकडाउन होता है साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का, एक्स शेप का केसमाटा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेनी वर्टिब्रेट oocytes में डिप्लोटीन कुछ मंथ और कुछ ईयर्स तक एज इट इज रह जाता है। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग डायकाइनेसिस। और डायकाइनेसिस में एक्स शेप का जो केसमाटा का फॉर्मेशन हुआ था डिप्लोटीन में, इसका डिसोल्यूशन हो जाता है बच्चों डायकाइनेसिस में। और फिर आपका न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, इसका भी डिसअपीयर देखने को मिलता है किसके अंदर, डायकाइनेसिस के अंदर। तो यहीं पर प्रोफेज 1 कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं मेटाफेज 1 में। तो क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, दो क्या इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कहाँ पर, मेटाफेज 1 के अंदर। आगे हम बात करते हैं एनाफेज 1 में। तो बच्चों एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाता है, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं टीलोफेज 1 के बारे में। तो टीलोफेज 1 में क्रोमोसोम्स अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत डिकंडेंस होता है, क्योंकि आगे जा कर के फिर से उसको मियोसिस 2 करना है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होता है, डिकंडेंस होता है। और फिर से इंटरकाइनेसिस, एक गैप है किसके बीच में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, ठीक है। फिर आपका स्टार्ट होता है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के अंदर भी सबसे पहले होता है आपका क्या, प्रोफेज 2, ठीक है। तो प्रोफेज 2 के अंदर फिर से आपका सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्योंकि थोड़ा बहुत डिकंडेंस हुआ था टीलोफेज 1 में, इसलिए फिर से यहाँ पर क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। और थर्ड चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस इनवेलप, ये सब का डिसअपीयरेंस देखने को मिलता है प्रोफेज 2 में भी। फिर बात करते हैं मेटाफेज 2। तो मेटाफेज 2 में सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे एनाफेज 2 के अंदर, तो एनाफेज 2 में यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, ठीक है, और क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाता है बच्चों, और अलग अलग पोल्स पे मूव कर जाता है। याद रखना, यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है कि सेंट्रोमियर का स्प्लिट किस फेज में होता है, एनाफेज 1 में या फिर एनाफेज 2 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनाफेज 2 में होता है, ठीक है। फिर आगे आपको बात करेंगे टीलोफेज 2। तो टीलोफेज 2 के अंदर फिर से क्रोमोसोम्स अपना आइडेंटिटी को लूज कर देता है, डिकंडेंस हो जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियर इनवेलप फिर से रीअपीयर हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल कंप्लीटली चैप्टर क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, ठीक है। इसके बाद आप ज़रूर कुछ क्वेश्चन कीजिएगा और फिर एनसीईआरटी का रीडिंग कीजिएगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।